नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ हल्के फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। वाराणसी में पीएम मोदी ने किया दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन। वाराणसी को देंगे 19,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की सौगात। वाराणसी से नई दिल्ली के लिए एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस को भी दिखाएंगे हरी झंडी। संसद में घुसपैठ पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, इस तरह की घटना पर राजनीति करना गलत। विपक्ष की नारेबाजी के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित। बीजेपी शासित तीनों चुनावी राज्यों में जल्द होगा कैबिनेट विस्तार। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम बोले, नए और पुराने दोनों चेहरों को मंत्रिमंडल में मिलेगी जगह। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कट्टरपंथी जिहादी आतंकवादी समूह का किया भंडाफोड़। एनआईए ने 4 राज्यों में 19 जगहों पर मारे छापे। राज्य पुलिस की मदद से छापेमारी जारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में अहम सुनवाई। तय हो सकता है एडवोकेट कमीशन का प्रारूप और सर्वेक्षण का तरीका। डिजिटल पेमेंट क्रांति की तरफ तेजी से बढ़ रहा है देश। सामने आए वित्त वर्ष 2023-24 के उत्साहजनक आंकड़े। अक्टूबर 2023 तक यूपीआई ने पार किया 7,000 करोड़ रुपए का लेन देन। और अब बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर। वाराणसी उमरा में बने सर्ववेद महामंदिर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया। 7 मंजिला ये मंदिर योग और साधना आध्यात्म का एक बड़ा केंद्र है। यहाँ 20,000 लोग एक साथ बैठकर साधना कर सकते हैं। 64,000 वर्ग फीट में बनकर तैयार हुए मंदिर का निर्माण बीते 1 दशक से चला आ रहा था, जो कि अब पूरा हो चुका है। महामंदिर परिसर में सदगुरु सदाफल देव जी की सैंडस्टोन की प्रतिमा भी स्थापित होगी। सदाफल देव जी विहंगम योग के प्रणेता माने जाते हैं। प्रधानमंत्री ने महामंदिर की भव्यता की सराहना की और कहा कि काशी के नवनिर्माण में संतों का भी आशीर्वाद प्राप्त है। आप संतों के सानिध्य में काशी के लोगों ने मिलकर विकास और नवनिर्माण के कितने ही नए कीर्तिमान गढ़े हैं। सरकार, समाज और संतगण सब साथ मिलकर काशी के कायाकल्प के लिए कार्य कर रहे हैं। आज सर्ववेद मंदिर बनकर तैयार होना इसी ईश्वरीय प्रेरणा का उदाहरण है। ये महामंदिर महर्षि सदाफल देव जी की शिक्षाओं का, उनके उपदेशों का प्रतीक है। इस मंदिर की दिव्यता जितना आकर्षित करती है, इसकी भव्यता हमें उतना ही अचंभित भी करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का ऐसा देश रहा है जिसने भौतिक उन्नति के लिए कभी भी भौगोलिक विस्तार और शोषण को सहारा नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि गुलामी के कालखंड में भारत की चेतना, उसके मानवीय मूल्यों और विज्ञान संस्कृति को कमजोर करने की कोशिश की गई, लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद भी देश के सांस्कृतिक विकास को उतना महत्व नहीं दिया गया जितना मिलना चाहिए था। लेकिन अब समय का चक्र घूमा है और एक बार फिर काशी से केदार तक, महाकाल से श्रीराम तक, बुद्ध से रामायण सर्किट तक नए इंफ्रा का विकास हुआ है। अगले कुछ सप्ताह में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी पूरा होने जा रहा है।
हम समग्र विकास की ओर कदम तभी बढ़ा पाते हैं जब देश अपनी सामाजिक सच्चाइयों और सांस्कृतिक पहचान का समावेश करता है। इसलिए आज हमारे तीर्थों का विकास भी हो रहा है और भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में नए रिकॉर्ड भी बना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज सेवापुरी विकासखंड के बरकी ग्राम सभा में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में भी शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा वे 19,150 करोड़ रुपए की लागत की 37 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें सड़क एवं सेतु, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, पुलिस कल्याण, स्मार्ट सिटी एवं नगर विकास परियोजनाएं, रेलवे, हवाई अड्डे सहित विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे आज वाराणसी से नई दिल्ली के लिए एक और वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पीएम मोदी भारतीय रेल द्वारा तैयार की पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेलखंड का दोपहर बाद लोकार्पण करेंगे। हमारे संवाददाता राजेश राज ने फ्रेट कॉरिडोर पूर्वी का पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर जायजा लिया। देखिए खास रिपोर्ट। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर अभी हम खड़े हैं और यह रेलवे स्टेशन बिल्कुल अलग रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यह पूर्वी फ्रेट कॉरिडोर जो भारतीय रेल ने तैयार किया है वहां पर यह बनाया गया है। और यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो माल ढुलाई के लिए जो मालगाड़ी हमारे पीछे आप देख रहे हैं, इसे दोपहर बाद हरी झंडी दिखाएंगे और इसी के साथ जो पूर्वी फ्रेट कॉरिडोर है वो शुरू हो जाएगा, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय से भावनगर, कानपुर के लिए जो है माल गाड़ियाँ जो है वो चलेंगी और डेडिकेटेड चलेंगी। इससे पैसेंजर्स जो ट्रेन है उस पर दबाव घटेगा। अमूमन आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशंस पर जो पैसेंजर्स ट्रेन है वो घंटों खड़ी रह जाती हैं और कई बार माल गाड़ियों का परिचालन जो है वो सुनिश्चित कराया जाता है, मालगाड़ियों को क्रॉस कराया जाता है और पैसेंजर्स ट्रेन खड़ी की खड़ी रह जाती हैं। लेकिन अब हिंदुस्तान में भारतीय रेल एक नई क्रांति के दौर में प्रवेश करने जा रही है और इस फ्रेट कॉरिडोर से वह दौर खत्म हो जाएगा जब रेलवे स्टेशंस पर ट्रेनें जो हैं घंटों खड़ी रहती हैं। इससे पैसेंजर्स ट्रेनों पर दबाव घटेगा और मालगाड़ियों का परिचालन सुनिश्चित होगा, जिससे भारतीय रेल व्यापार करने में भी एक नया अध्याय लिखने जा रही है। कैमरामैन अजित के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, वाराणसी से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में एक कार्यक्रम से पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 402 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर क्या है, हमारे संवाददाता राजेश राज ने इसे समझने की कोशिश की पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सीजीएफ अतुल कुमार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वी कॉरिडोर जो माल ढुलाई के लिए अलग से भारतीय रेल ने तैयार किया है उसको राष्ट्र को समर्पित करेंगे। हमारे साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के चीफ जनरल मैनेजर अतुल कुमार हैं। अभी इसी जो मालगाड़ी आप हमारे बैकग्राउंड में देख रहे हैं इसको प्रधानमंत्री जो है फ्लैग ऑफ करेंगे और इसी के साथ जो पूर्वी कॉरिडोर है उसकी शुरुआत हो जाएगी। अतुल जी, कैसे देखते हैं ये राष्ट्र को समर्पित होगा, इससे जो पैसेंजर्स ट्रेनें हैं उसको कितना फायदा होगा इसके अलग चलने से? इसमें गुड्स परिवहन में तो तेजी आएगी, समय कम लगेगा, 1/3 से भी कम समय लगेगा, स्पीड बढ़ेगी, एवरेज स्पीड। हम लोग इसको कोशिश करेंगे राजधानी के कंपेरेबल करने की। तो जो गुड्स सिस्टम जो ट्रांसफ़र होगा हमारे फ्रेट कॉरिडोर्स पे, तो पैसेंजर जो रूट है हमारे उस पर हम ट्रेन बढ़ा सकते हैं, उनकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, नई ट्रेनें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। 402 किलोमीटर जी लंबी ये पूर्वी कॉरिडोर है। ये कहाँ से कहाँ तक है और किन किन स्टेशनों से होकर के माल गाड़ियाँ जो है गुजरेंगी और कोयले की ढुलाई में कितना बेनिफिट होने वाला है? ये 402 किलोमीटर लंबा सेक्शन है। ये न्यू डीडी स्टेशन से लेकर न्यू भावपुर जंक्शन तक कनेक्ट करेगा। इस दरमियान करीब 12 स्टेशन पड़ेंगे। इसमें से 6 जंक्शन स्टेशन है जो आईआर सिस्टम के साथ बीएफसीसी को कनेक्ट करेंगे, जहाँ से कुछ ट्रेन को लिया और दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त 6 और क्रॉसिंग स्टेशन होंगे। पूरे यूपी में ही है ये अवस्थित। चलिए, बहुत शुक्रिया अतुल कुमार जो चीफ जनरल मैनेजर हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो
फ्रेट कॉरिडोर के लिए जो अलग से रेलवे स्टेशन बनाया गया है उसके, और इनका साफ तौर पर ये भी कहना है कि भारतीय रेल जो है इस कॉरिडोर के शुरू हो जाने से व्यापार में भी एक नया इतिहास लिखेगा। कोयले की ढुलाई झारखंड, उड़ीसा समेत जो अनेक राज्यों से हम कर पाते हैं उसको करने में भी पूरी तत्परता भारतीय रेल दिखा सकेगी। और जो हम पैसेंजर्स गाड़ियों को रेलवे स्टेशन पर घंटों खड़े रखते थे, इस नई फ्रेट कॉरिडोर से ये समस्या जो है इससे भी निजात मिलेगी। कैमरामैन अजीत के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय, रेलवे स्टेशन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। और आगे बढ़ने से पहले मिड डे प्राइम में लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी। स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। सर, बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। समझ कर इन्वेस्ट कर। लेट हो गया आज तो। अरे बेटा, नाश्ता तो करते जाओ। मम्मा फिर से वही बोरिंग नाश्ता। अच्छा मम्मा, तुम्हारा ही घास फूस वाला नाश्ता मुझे नहीं करना है। वैसे भी ऑफिस के बाहर क्या मस्त पकौड़े वाला है। अब से मेरा नाश्ता वही होगा। क्या भैया, जब देखो टीवी देखते रहते हो, कभी तो वर्कआउट कर लिया करो। अरे ये वर्कआउट करके समय खराब क्यों करना है? टीवी पर नई वेब सीरीज आई है, आजा बैठकर देखते हैं। आप ही देखो। कब तक इस सायरन को अनसुना करते रहेंगे? भागदौड़ भरी जिंदगी, बिगड़ती हुई जीवन शैली और अनुचित खान पान देता है कैंसर से लेकर हृदय रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा जैसी कई गैर संक्रामक बीमारियों को निमंत्रण। आज ही शराब और धूम्रपान से नाता तोड़िए। एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए शारीरिक गतिविधियों को अपनाइए। मौसमी फल और सब्जी खाइए। सेहत से खिलवाड़ की नहीं कोई माफी, बाकी समझदार को है इशारा काफी। मोदी सरकार की गारंटी, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ गैस कनेक्शन। हमारा संकल्प, विकसित भारत। स्वागत है मिड डे प्राइम में। और अब सीधे हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री आज वाराणसी से नई दिल्ली के लिए एक और वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। राजेश राज, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे विकास को ये कितनी बड़ी रफ्तार पूरे क्षेत्र में? हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम आपको बता दें कि पीएम मोदी आज एक और वंदे भारत एक्सप्रेस को वाराणसी से दिल्ली के लिए रवाना करेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे। अपने आप में बेहद इसे कह सकते हैं कि कनेक्टिविटी की दृष्टि से एक बड़ा कदम है। राजेश राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, आपसे पूछना चाहेंगे विकास की सौगात में ये जो कदम है कितनी बड़ी रफ्तार देगा? राजेश, आप हमें सुन पा रहे हैं? राजेश, एक बार फिर से वंदे भारत ट्रेन का
राजेश राज से हम फिर से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि पीएम मोदी के काशी दौरे से यूपी की जनता को कई सौगात मिल रही है। इसी कड़ी में यूपी नेडा के निदेशक अनुपम शुक्ल से सोलर पार्क को लेकर खास बातचीत की हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी के दौरे से तमाम सौगातें मिली है और उसमें से है सोलर पार्क। उसके बारे में बातचीत करने के लिए मौजूद है अनुपम शुक्ला। सोलर पार्क जो है, इसका माध्यम से लगभग 800 मेगावाट, प्रत्येक मेगावाट में लगभग 17 लाख यूनिट बिजली उत्पादन होती है। तो आप समझ सकते हैं कि लाखों यूनिट बिजली उत्पादन इसके माध्यम से होगी और लगभग 3400 एकड़ भूमि में ये सोलर पार्क बन रहा है। लगभग 80 से 85% भूमि हम लोगों ने ऑलरेडी अधिग्रहण कर ली है। ट्रांसमिशन के लिए सबस्टेशन का भी कार्य वहां पे मौके पे हो रहा है और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है बुंदेलखंड के लिए, जहां पे सोलर पार्क आ रहा है। इसके साथ साथ हमारा जलौन में भी 1200 मेगावाट का सोलर पार्क आ रहा है, ललितपुर में भी 800 मेगावाट का सोलर पार्क आ रहा है और झांसी में भी 600 मेगावाट का सोलर पार्क आ रहा है। मोदी सरकार जो रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इस पे बहुत फोकस कर रही है। उत्तर प्रदेश भी बहुत आगे बढ़ रहा है। कितना टारगेट आप लोग अचीव उत्तर प्रदेश में कर पाए हैं? अभी तक अगर हम कमीशन प्लांट्स की बात करेंगे तो लगभग 2200 मेगावाट के प्लांट्स सोलर के पूरे उत्तर प्रदेश में कमीशन हो चुके हैं और आगे आने वाले समय में लगभग 5000 मेगावाट के जो पार्क हैं या जो प्लांट्स हैं वो पाइपलाइन में है कमीशन होने के। हम लोग का टारगेट है 2027 तक हम 22,000 मेगावाट के प्लांट्स सोलर के कमीशन करें। अब ये भी किसानों के लिए भी एक जो स्कीम आई है कि अगर आपकी बंजर भूमि है तो आपने छोटे प्लांट्स लगा सकते हैं किसी से टाई अप करके, तो वो योजना कितनी परवान चढ़ी है उत्तर प्रदेश में, अगर उसके बारे में बताना। देखिए, इसमें 2 योजनाएं हैं। कुसुम C1 योजना है, कुसुम C2 योजना है। कुसुम C1 योजना में राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिला के 90% तक सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें हमारा लक्ष्य है कि इस साल हम लोग 2000 पंप्स को सोलराइज करेंगे। रही कुसुम C2 योजना, जो कि एग्रीकल्चर फीडर का सोलराइजेशन है, उसमें 98 सबस्टेशंस को फर्स्ट फेज में चुना गया है, जिसमें 150 मेगावाट का सोलराइजेशन हम करने जा रहे हैं। सोलर पार्क की एक सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से चित्रकूट में मिलने जा रही है और इस तरह से अब देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में। सोलर एनर्जी पे जो काम हो रहा है उस बारे में अनुपम शुक्ला बता रहे थे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह सोलर पार्क लगाए जा रहे हैं। कैमरामैन सुमित दीवान के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, वाराणसी। आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, जिसके चलते बार बार सदन की कार्यवाही बाधित हुई। लगातार हंगामा होने के कारण लोकसभा की कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे तक के लिए, फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद की सुरक्षा में चूक की घटना को लेकर लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि ये दुखद है कि इस मुद्दे पर राजनीति की जा रही है। स्पीकर ओम बिरला ने महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कराने के लिए सहयोग का अनुरोध भी किया। स्पीकर ने कहा कि 13 दिसंबर की घटना से सभी सदस्य चिंतित हैं। सभी दलों के नेताओं ने सुरक्षा में इजाफे के लिए बहुमूल्य सुझाव दिए हैं, जिन पर विचार किया जाएगा। लोकसभा में 13 दिसंबर 2023 को चिंताजनक घटना घटी है। निश्चित रूप से पूरे सदन में इस पर गहरी चिंता व्यक्त की थी और इस घटना को सामूहिक रूप से भी हमने चिंता व्यक्त भी की थी और भविष्य में घटना न घटे इसके लिए भी कार्य योजना बनाने की योजना बनाई थी। उसी दिन मैंने इस विषय पर सभी नेताओं के साथ विचार विमर्श किया था और कैसे हम संसद की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं, उसके लिए हमारे सभी दलों के नेताओं ने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे और मेरी कोशिश है कि उन कुछ सुझावों में से कुछ में अमल हुआ है, कुछ में आपके साथ बैठकर और हम अमल करेंगे। लोकसभा में सदन की कार्रवाई की शुरुआत में ही स्पीकर ओम बिरला ने 13 दिसंबर को हुई घटना को चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा कि संसद में हुई घटना का संसद सदस्यों के निलंबन से कोई संबंध नहीं है। हमारे सदन में पूर्व में भी ऐसी घटनाएं कई बार हो चुकी है। सदन के अंदर आगंतुक और पिस्तौल लाने वाली, नारेबाजी वाली और दर्शक में कूदने वाली, पर्चे फेंकने वाली घटनाएं पूर्व में भी हुई थी, लेकिन उन सब घटनाओं पर भी माननीय सदस्यों ने विशेष रूप से सामूहिकता से काम किया था। इस सदन में स्प्रे फेंकने जैसी घटना भी हुई, लेकिन
हम सब ने ऐसी घटनाओं के विरोध में एक स्वर में एक साथ मिलकर दृढ़ संकल्प लिया था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम इस घटनाओं को लेकर कुछ राजनीति कर रहे हैं। ये किसी भी तरह की राजनीति करने वाली घटनाएं नहीं है और इस घटना से कभी भी निलंबन जो माननीय सदस्यों है उस घटना से संबंध भी नहीं है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टेलीकम्युनिकेशन विधेयक 2023 पेश किया। इस बिल के जरिए सरकार नया टेलीकॉम कानून बनाने का प्रस्ताव दे रही है जो 1885 के टेलीग्राफ एक्ट की जगह लेगा। इस बिल को कैबिनेट की ओर से मंजूरी मिल चुकी है, जिसके बाद इसे लोकसभा में पेश किया गया है। मंत्रिमंडल ने इस वर्ष अगस्त में इस विधेयक को मंजूरी दी थी। To introduce the Telecommunication Bill 2023 to amend and consolidate the law relating to development, expansion and operation of telecommunication services and telecommunication networks, assignment of spectrum and for matters connected therewith or incidental thereto. राज्यसभा में भी सुरक्षा को लेकर विपक्ष ने खूब हंगामा किया, जिसके चलते राज्यसभा की कार्रवाई पहले 11:30 बजे तक फिर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। कार्रवाई के दौरान सभापति ने नियम 267 के तहत चर्चा की मांग के लिए दिए गए 22 नोटिसों को खारिज किया। सभापति ने कहा कि ये सभी नोटिस मेरिट के तहत नहीं है। संसद सुरक्षा चूक मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम राजस्थान के नागौर के उस ढाबे पर पहुंची जहां ललित झा ने दिल्ली से भागने के बाद रात बिताई थी। इसी जगह पर ललित ने सभी मोबाइल जलाए थे। इसके साथ ही दूसरी आरोपी नीलम के घर पर भी स्पेशल सेल की टीम पहुंची है, जहां उनके परिवार से पूछताछ कर उसका कमरा भी पुलिस ने चेक किया है, जहां से कुछ सामान लेकर स्पेशल सेल की टीम आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर रविवार को वाराणसी पहुंचे और काशी के नमो घाट पर काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। काशी तमिल संगमम में संबोधन के दौरान एक नया प्रयोग किया गया, जिसमें तमिल समझने वाले लोगों के लिए भाषिणी नामक एक नया रियल टाइम ऑफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अनुवाद ऐप का उपयोग किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने तमिलनाडु से आए लोगों से अपना भाषण सुनने के लिए एयरफोन का इस्तेमाल करने का आग्रह करते हुए कहा कि हम पहली बार इस एआई तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए नई तकनीक का उपयोग हुआ है। ये एक नई शुरुआत है। आइए जानते हैं कि भाषिणी ऐप के बारे में किस तरह से विस्तार से इसमें सुविधा मिलती है। भाषिणी को सबसे पहले पिछली साल जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन में भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए एआई आधारित भाषा मंच भाषिणी को पेश किया था। इसे राष्ट्रीय भाषा टेक्नोलॉजी मिशन के भाषा टेक्नोलॉजी में समाधान प्रदान करने के लिए डेवलप किया गया है। भाषिणी अलग अलग भारतीय भाषाओं को समझने, बोलने और सुनने का जरिया है। ये एआई आधारित लैंग्वेज ट्रांसलेशन सिस्टम पर काम करता है। भाषिणी की मदद से अलग अलग भारतीय भाषाओं के साथ ट्रांसलेशन की सुविधा मिलती है। भाषिणी का इस्तेमाल करने के लिए आप भी फोन में ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सुविधा एंड्रॉयड और आईओएस ऐप के साथ मौजूद है। हजादन के साथ भाषिणी प्लेटफॉर्म पर अलग अलग भाषाओं से जुड़े इनपुट इकट्ठे किए जाते हैं। इन इनपुट के साथ एक बड़ा डेटाबेस तैयार होता है। इस डेटाबेस का इस्तेमाल कर एआई की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि ऐप का इस्तेमाल दूसरे यूजर्स बेहतर तरीके से कर सकें। मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में आज का दिन बेहद अहम है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज इस बात पर सुनवाई होगी कि एडवोकेट कमीशन का प्रारूप, यानी इसमें किन किन लोगों को शामिल किया और सर्वे का तरीका कैसा होगा। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने सर्वेक्षण के लिए एडवोकेट कमीशन की मंजूरी दी थी। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच श्री कृष्ण जन्मभूमि से सटे शाही ईदगाह परिसर को मंदिर का ही हिस्सा बताए जाने से जुड़ी सभी 18 याचिकाओं पर अयोध्या जन्मभूमि विवाद की तर्ज पर सुनवाई कर रही है। यह मसला सुप्रीम कोर्ट भी गया, जहां शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी को राहत नहीं मिली और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाने से इनकार किया।
लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण के प्रावधान वाले कानून को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया। संसद से पारित कानून के मुताबिक इस एक्ट को परिसीमन की प्रक्रिया के बाद लागू किया जाना है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि संसद तय कर चुकी है कि इस कानून को कैसे और कब अमल में लाना है। कोर्ट ने कहा इस मामले में दखल का कोई औचित्य नहीं बनता। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आज 4 राज्यों में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक एनआईए की टीमें कर्नाटक, दिल्ली, महाराष्ट्र और झारखंड पहुंची। एनआईए की टीमें जिहादी आतंकी संगठन नेटवर्क से जुड़े मामले में एक साथ रेड कर रही हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक एनआईए ने अकेले कर्नाटक में ही 19 ठिकानों पर छापेमारी की है। इससे पहले एजेंसी ने 13 दिसंबर को बेंगलुरु के आधे दर्जन से अधिक स्थानों पर आतंकी साजिश मामले में तलाशी ली थी। उन संदिग्धों के ठिकानों पर अभी भी तलाशी अभियान जारी है जिन पर आतंकियों से जुड़े होने की आशंका है। ये तलाशी तब शुरू की गई जब 9 दिसंबर को महाराष्ट्र और कर्नाटक के विभिन्न इलाकों से प्रतिबंधित आतंकी संगठन के 15 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। एनआईए की टीम ने तब महाराष्ट्र में पुणे, मीरा रोड, ठाणे और कर्नाटक में बेंगलुरु समेत 44 अन्य स्थानों पर छापेमारी की। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मदुरई स्थित न्यूमैक्स ग्रुप ऑफ कंपनीज की ओर से की गई वित्तीय धोखाधड़ी के एक मामले में पूरे तमिलनाडु में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की है। ईडी ने अचल संपत्तियों को कुर्क किया जिनकी कीमत 207 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ईडी ने न्यूमैक्स प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड और उसके समूह की कंपनियों के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा मदुरई के समक्ष निवेशकों की तरफ से दर्ज की गई शिकायतों के आधार पर मामला दर्ज किया। कंपनियों ने कथित तौर पर उच्च रिटर्न और 12 से 30% ब्याज का वादा करके कई निवेशकों को विभिन्न परियोजनाओं में लाखों पैसे जमा करने के लिए धोखा दिया, लेकिन कंपनी ने अपना वादा पूरा नहीं किया। ईडी का कहना है कि जांच से पता चला है कि न्यूमैक्स समूह की कंपनियों ने लोगों से सैकड़ों करोड़ रुपए की धनराशि एकत्र की थी। इन निधियों को शेल संस्थाओं, समूह कंपनियों और अन्य संस्थाओं में स्थानांतरित करके जनता को धोखा दिया है। मीडिया प्राइम में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक ब्रेक। आप देखते रहिए टीजी न्यूज। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस QR कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी है ना? बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय QR कोड स्कैन, पिन या OTP की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। अब यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 राज्यों के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और राजस्थान का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति आज IIT खड़गपुर के 69वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। राष्ट्रपति आज ही सिकंदराबाद स्थित राष्ट्रपति निलयम पहुंचेंगी। राष्ट्रपति कल हैदराबाद स्थित हैदराबाद पब्लिक स्कूल सोसाइटी के शताब्दी समारोह में भाग लेंगी। राष्ट्रपति बुधवार को तेलंगाना के यदाद्री भुवनागिरी जिले के पोचमपल्ली में वस्त्र मंत्रालय द्वारा आयोजित हथकरघा और कताई इकाई तथा थीम मंडप देखने जाएंगी। इस अवसर पर वे बुनकरों से बातचीत भी करेंगी। राष्ट्रपति बुधवार को सिकंदराबाद में MNR एजुकेशनल ट्रस्ट के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेंगी। राष्ट्रपति गुरुवार को राष्ट्रपति निलयम में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति 22 दिसंबर को राज्य के गणमान्य व्यक्तियों, प्रमुख नागरिकों, शिक्षाविदों आदि के लिए राष्ट्रपति निलयम में एक एट होम रिसेप्शन की मेजबानी करेंगी। राष्ट्रपति 23 दिसंबर को राजस्थान के पोखरण में लाइव फायरिंग अभ्यास देखेंगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की सरकारें काम में जुट गई हैं, लेकिन अब इंतजार इस बात का है कि तीनों राज्य में कैबिनेट कैसी होगी।
इस बीच कल रात छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद विष्णुदेव साय और डॉक्टर मोहन यादव पहली बार दिल्ली पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की। कैबिनेट में कौन कौन से चेहरे होंगे, इस बारे में ये मुलाकात की गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में कैबिनेट विस्तार पर ही चर्चा हुई है और जल्द ही उनकी कैबिनेट में नए और पुराने चेहरे होंगे। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से मुलाकात हुई, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई है और कुछ चर्चाएं हुई हैं और बहुत शीघ्र मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। नए चेहरे भी और पुराने चेहरे भी सब मिला-जुला के रहेगा। तमिलनाडु में कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने यहां अगले 7 दिनों के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। क्षेत्रीय मौसम विभाग ने तमिलनाडु के विरुधुनगर, मदुरई और थेनी जिलों में तेज बारिश जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया। तुतुकुडी, डिंडीगुल, कन्याकुमारी, कोयम्बटूर, तिरुपुर और शिवगंगा जिलों में अगले 24 घंटों में मध्यम बारिश होगी। रामनाथपुरम, तिरुचिरापल्ली और 7 अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। लगातार बारिश के कारण राज्य सरकार ने तिरुनेलवेली, थिरुकुडी, कन्याकुमारी और तेनकासी के सभी कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश की घोषणा कर दी है। अगली घोषणा तक विश्वविद्यालय की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। लगातार बारिश के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। पानासम सर्वलार बांध भर चुका है। तमिराभरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जल निकाय तेजी से भरने के कारण अत्यधिक पानी को छोड़ दिया गया है, जिससे अचानक बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। राज्य सरकार ने निचले स्थानों पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी है। जिला प्रशासनों को स्थिति से निपटने के लिए तत्काल नैदानिक उपाय करने को कहा गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को राहत और बचाव कार्य के लिए तैनात कर दिया गया है। तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण कई ट्रेनें या तो पूरी तरह से रद्द कर दी गई हैं या आंशिक रूप से रद्द कर दी गई, क्योंकि बाढ़ के कारण पानी से रेल पटरियां डूब गई हैं और पटरियों के आसपास की मिट्टी बह गई है। मुंबई हमलों का गुनाहगार और आतंकवादी दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान में जहर देने की खबर है। मीडिया में चल रही खबर के मुताबिक उसे पाकिस्तान के कराची शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। साथ ही इस बारे में कोई जानकारी नहीं हो पाई है कि जहर किसने दिया। वहीं सोशल मीडिया में चल रही खबरों में पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट ठप करने की जानकारी सामने आई है। कई लोग दावा कर रहे हैं कि दाऊद की खबर छिपाने के लिए ये कदम उठाया गया। और अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की। गुजरात के पाटन जिले के सरस्वती तालुका के मेसर गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम में गुजरात के कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह राजपूत मौजूद रहे। आईसी वैन जब गांव पहुंची तो उपस्थित ग्रामीणों एवं गणमान्य लोगों द्वारा उसका भव्य स्वागत किया गया। मंत्री बलवंत सिंह राजपूत ने लाभार्थियों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के प्रमाण पत्र बांटे। ग्रामीणों ने वैन के माध्यम से विकास की झलक प्रस्तुत करने वाली फिल्म भी देखी। साथ ही लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी पहल के तहत अपने जीवन में आए बदलाव के बारे में जानकारी दी। प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह सोनभद्र ने गेंगुआर गांव में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है, जिसके क्रम में इस यात्रा का आयोजन कर उन्हें जागरूक कर आयोजन स्थल पर ही छूट गए लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया जा रहा है। कार्यक्रम में मौजूद आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र और समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव कौर ने भी अपने संबोधन में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए देश को विकसित राष्ट्र बनाने में सहयोग करने की अपील की। मीडिया से बात करते हुए पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि हर क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है, जिसके लिए सोनभद्र पर्यटन की दृष्टिकोण से अपार संभावनाओं वाला जिला है, जिसके लिए हम लोग चिन्हित स्थलों पर जाकर उसके विकास का खाका तैयार कर रहे हैं, जो जल्द ही मूर्त रूप में दिखाई देगा।
2047 तक विश्व का अग्रणी देश भारत बने, ग्लोबल लीडर भारत बने, सबसे शक्तिशाली ताकतवर देश भारत बने और दुनिया की अगुवाई भारत करे। इस सपने को पूरा तभी हम करेंगे जब देश के हर व्यक्ति को, हर नागरिक को उसके अधिकारों के साथ, उसके विकास के साथ मुख्य धारा में लाने का काम कर सकेंगे। और इसके लिए ये संकल्प यात्रा के माध्यम से भारत सरकार ने प्रयास किया है कि हर क्षेत्र में, हर गांव में जाकर के संकल्प यात्रा की गाड़ियां वहां पहुंचे। हमारे अधिकारी जो पात्र लाभार्थी है, जो पात्र हकदार हैं, उन योजनाओं का लाभ उनके दरवाजे तक दस्तक दे। तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में ये यात्रा निकाली गई। देश के अन्य हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अपनी पंचायतों में पहुंचने पर गांववासी काफी खुश हैं और सरकारी प्रायोजित योजना से मिलने वाले लाभ के बारे में अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं। में विकसित भारत संकल्प यात्रा का दौर जारी है। जम्मू के बिश्नाह पहुंची आईईसी वैन का फूल माला के साथ शानदार स्वागत किया गया। इस दौरान फ्री मेडिकल कैंप, आधार हेल्थ कार्ड, उज्ज्वला योजना समेत कई सरकारी योजनाओं के कैंप लगाए गए, जिससे लोगों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ मिल सके। कैंप में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान विकसित भारत बनाने की लोगों ने शपथ ली। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम से उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत अपने अनुभव साझा किए। मेरे पास मकान नहीं था, अभी मेरे को मकान मिल गया। मेरे छत नहीं थी, अभी मेरे को मकान मिल गया। मैं मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फ्री हेल्थ चेकअप के लिए भी स्टॉल लगा हुआ है मेडिकल वालों का, तो बहुत सारे लोगों ने इसका भी लाभ लिया है। जैसे आयुष्मान का स्टॉल लगा हुआ है। वहीं रामबन जिले के बनिहाल में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची, जहां उसका भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान लोगों को विकसित भारत की शपथ दिलाई गई। लोगों को तमाम सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों ने अपने अनुभव भी साझा किए। मेन मकसद ये है तरक्की याफ्ता जो हमने अहद करना है, संकल्प लेना है कि हमने हमारा तरक्की याफ्ता मुल्क बनेगा फ्यूचर में। इसमें मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हमारे सेंट्रल बेनिफिट और वेलफेयर स्कीम्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देनी थी कि क्या आया ये स्कीम्स जो है ये इम्प्लीमेंट लोगों को हुई और सैचुरेशन इसका है 100%। The government of India with participation of states and union territories is actively engaged in a mission of saturation through its flagship schemes for providing basic amenities like sanitation facilities, essential financial services, access to LPG connections, housing for the poor. सांबा जिले के हरमिंदर पंचायत पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। समाज के तमाम वर्गों के लोगों ने यात्रा में हिस्सा लिया। स्थानीय सरपंच के साथ ही डीडीसी सदस्य कार्यक्रम में मौजूद थे। लोगों ने विकसित भारत बनाने की शपथ ली तो मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। जब मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई तो मैं अपने आंगनवाड़ी सेंटर में गई अपना नाम रजिस्टर करवाने, जिसमें मेरी आंगनवाड़ी वर्कर ने मेरे को PMMVY स्कीम के बारे में अवेयर करवाया। फिर मैंने अपने फॉर्म सबमिट किया, जिससे मुझे टोटल 3 इंस्टॉलमेंट में 5000 का फायदा हुआ। पहले हमारे पास पैसे नहीं होते थे, हम नहीं खाद ले पाते थे, नहीं कुछ टाइम की खेती बाड़ी कर पाते थे। अब से जब हमारे अकाउंट में 1 साल से 6000 रुपया आ रहा है, हम अच्छे ढंग से खेती बाड़ी कर रहे हैं। मुझे एक्चुअली स्टोन की प्रॉब्लम थी तो मैंने ऑपरेट करवाना था, तो मैं इतना, हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इतना नहीं था कि मैं इतने सारे पैसे अफोर्ड कर सकती। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये जो आयुष्मान की सुविधा हमें दी है, इससे बढ़कर मैं समझती हूँ कि और कोई भी सुविधा नहीं है। ये हमारे लिए एक गॉड गिफ्ट है। तो मैं प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। केंद्र सरकार द्वारा 2047 तक देश को विकसित करने के लक्ष्य के साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। देश में एक बार फिर कोरोना अपने पैर पसारने लगा है। केरल में कोविड के नए वेरिएंट का पता लगा है। 8 दिसंबर 2023 को केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित अरागुलम से RT-PCR परीक्षण में पाए गए संक्रमित नमूने में इसका पता चला था। कोविड के नए वेरिएंट का नाम JN1 है
उधर देश भर में कोविड के 17 दिसंबर को कुल 1701 सक्रिय मामले दर्ज किए गए। वहीं आज देश में 127 नए मामले सामने आए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक अब तक देश भर में कोविड के कुल मामलों की संख्या 1828 हो गई है। फिलहाल विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत समेत कई देशों को अलर्ट की चेतावनी दी है। WHO ने एडवाइजरी जारी करते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी है। और अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें। डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में भारत पूरी दुनिया के लिए मिसाल बनकर उभरा है। देश में लगातार यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शन नई ऊंचाइयां छू रहा है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में अक्टूबर तक यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शन ने रिकॉर्ड 7,000 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। इस दौरान कुल 108 लाख करोड़ रुपए का लेन देन यूपीआई के जरिए किया गया। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए ये जानकारी साझा की। वित्त मंत्रालय के मुताबिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 5 साल में 65% बढ़ गई है। अप्रैल 2023 तक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 1.13 करोड़ हो गई। जीएसटी के तहत पंजीकृत टैक्स देने वालों की संख्या बढ़कर 1.40 करोड़ हो गई, जो अप्रैल 2018 में 1.06 करोड़ ही थी। चालू वित्त वर्ष में फाइलिंग माह के और विकसित भारत संकल्प यात्रा वाराणसी से सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा सरकार की प्रमुख योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 नवंबर 2023 को झारखंड के खूंटी से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक तरह से देश के गरीबों को, देश की माताओं बहनों को, देश के नौजवानों को, देश के किसानों को मोदी की गारंटी है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जनपद वाराणसी में भी 22 नवंबर 2023 से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया। ये यात्रा ग्रामीण क्षेत्र के 694 ग्राम पंचायतों और नगरीय क्षेत्र के 110 वार्डों को कवर करेगी। जनपद में ग्रामीण क्षेत्र में 8 वैन और नगरीय क्षेत्र में 1 वैन के द्वारा सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। ये वैन जिन जिन ग्राम पंचायतों और वार्डों में जा रही है, वहां पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नागरिकों और जन प्रतिनिधियों के द्वारा बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया जा रहा है। 100% कवरेज के लक्ष्य के साथ शुरू की गई ये यात्रा वाराणसी में 26 जनवरी 2024 तक अनवरत चलती रहेगी। ग्रामीण एवं वार्ड संवाद कार्यक्रम के साथ साथ ग्राम पंचायतों और वार्डों में लोगों को सरकार की योजनाओं से लाभान्वित कराने के लिए विभिन्न योजनाओं के एवं स्वास्थ्य परीक्षण के स्टॉल लगाए जा रहे हैं, जिससे योजनाओं का तात्कालिक लाभ जनता को दिया जा सके। वैन के माध्यम से ऑन स्पॉट क्विज में स्थानीय लोगों के द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है और पुरस्कार भी जीते जा रहे हैं। यात्रा के दौरान किसानों को आधुनिक तकनीकी से दक्ष बनाने के लिए ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया के छिड़काव का प्रदर्शन किया जा रहा है और प्राकृतिक कृषि के बारे में भी किसानों को जागरूक कराया जा रहा है। एक अभिनव पहल के तहत डोर टू डोर सर्वे के माध्यम से ग्राम में यात्रा पहुंचने से पूर्व सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है, ताकि सभी पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से संतृप्त किया जा सके। हम सभी पंचायत सहायक जो भी भारत सरकार द्वारा 27 योजनाओं के लिए सर्वे करने के लिए दिया गया है, हम डोर टू डोर जाकर सर्वे कर रहे हैं
और इन सभी 27 योजनाओं में जो भी योजना से आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री, इन सभी योजनाओं का हम लाभ दिलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और इस पूरे कार्य के सघन पर्यवेक्षण हेतु जनपद स्तर पर एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। आइए सुनते हैं पिछले 9 सालों में विभिन्न योजनाओं के कारण लोगों के जीवन में आए सकारात्मक परिवर्तन की कहानी उन्हीं की जुबानी। हमको उज्ज्वला योजना से गैस चूल्हा मिला है। पहले हम चूल्हा पे खाना बनाते थे लकड़ी से, उसे धुआं लगता था। अब गैस पे बनाते हैं, उसे धुआं नहीं लगता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुझे आयुष्मान कार्ड प्राप्त हुआ, जो कि मुझे मुफ्त इलाज 5 लाख की मिलती है। मेरी बहू का इलाज इसी पर 5 लाख की आयुष्मान कार्ड पर ही ऑपरेशन वगैरह हुआ है। विकसित भारत संकल्प यात्रा से जहां जनपद के हर कोने में सकारात्मक वातावरण का सृजन हो रहा है, इस अभियान में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी न केवल राष्ट्र को विकसित भारत बनाने के संकल्प की गवाही दे रही है, अपितु विश्व पटल पर भारत को स्थापित करने की दिशा में अग्रसर कर रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से 9 दिसंबर और 12 दिसंबर को ITI करौंदी में सांसद रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु पोर्टल बनाया गया और इंटरव्यू के लिए प्रशिक्षण भी दिया गया। इस मेले में 300 से अधिक कंपनी और 20,000 से अधिक अभ्यर्थियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। साथ ही 11,000 से अधिक अभ्यर्थियों को रोजगार हेतु ऑफर लेटर दिया गया। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी जो बनारस काशी के सांसद भी है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ। आज के कार्यक्रम की कड़ी में अगली जो हमारे मेरी कहानी मेरी जुबानी से मैं सादर आमंत्रित करती हूँ लखपति महिला श्रीमती चंदा देवी जी को कि वो आए और अपनी कहानी को अपनी जुबान से बयां करें। यहाँ उपस्थित माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम और हमारे ब्लॉक सेवापुरी में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। सर, मेरा नाम चंदा देवी, गांव का नाम रामपुर, पोस्ट बरकी, ब्लॉक सेवापुरी, जिला वाराणसी है। मेरे समूह का नाम राधा महिला स्वयं सहायता समूह है, जिसमें मैं अध्यक्ष हूँ। मेरे ग्राम संगठन का नाम महादेव महिला ग्राम संगठन है, जिसमें मैं इसी सदस्य हूँ। मेरे परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। समूह से जुड़ने से पहले मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए हमारे बच्चों का रहन सहन, उनका खान पान, उनकी शिक्षा व्यवस्था देखने में मुझे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक दिन कुछ दीदियां हमारे पास आई, उन्होंने हमें समूह के बारे में बताया और हमें समझाया कि समूह के माध्यम से हम जुड़कर कैसे अपने आर्थिक रोजगार को बढ़ा सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। फिर हम समूह में जुड़े। इस प्रकार जब हमारे समूह में 15,000 रुपये आरएफ की राशि आई तो उसे हमने लेकर खेती की शुरुआत की। सब्जी की खेती से मुझे 30,000 रुपये का इनकम हुआ, जिससे कि मैंने 15,000 रुपये अपना ऋण चुकाया और 15,000 रुपये की मुझे बचत हुई। फिर इसके बाद हमारे समूह में जब CIF की राशि आई 1,10,000 रुपये, वहाँ से हमने 1 लाख रुपये उठाया और रेहनी खेत के तौर पे ले लिया। फिर उसमें मैंने धान की खेती की। फिर उस धान की खेती से मुझे सीधे 35,000 रुपये का लाभ हुआ। इस तरह मैं अपना काम खेती से करती गई और मेरी आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आया। आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ ही साथ मेरे जीवन का पालन पोषण और उनकी शिक्षा व्यवस्था में भी काफ़ी बदलाव आया। फिर एक दिन हमारी मुलाकात हमारी मंजू दीदी जो हमारे ब्लॉक की BMM हैं उनसे हुई। उन्होंने हमें बैंक सखी के कार्य के बारे में बताया। फिर उन्होंने हमें बैंक सखी का कार्य अच्छी तरह से समझाया और बैंक सखी के रूप में मेरा चयन भी किया। फिर मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बरकी में बैंक सखी के रूप में कार्य करने लगी। फिर यहाँ से मेरी आर्थिक स्थिति में और सुधार आया
और मैं आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ मेरी एक अपनी अलग पहचान बनी बैंक सखी के रूप में। फिर मेरी खेती के माध्यम से और मेरी बैंक सखी के माध्यम से 1 साल का मेरा 1,30,000 रुपए का बचत हो जाता है। तो इस तरह से मैं आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ मेरी अपनी एक अलग पहचान बनाई। इसका पूरा श्रेय मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को देना चाहती हूँ कि उनके माध्यम से हमें आत्मनिर्भर बनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके लिए हम उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं। और मैं उनसे आगे ऐसे ही अनुरोध करना चाहूंगी कि वो महिला सशक्तिकरण के लिए और भी कई सारी योजनाएं लेकर आएं, जिनसे कि हमारे क्षेत्र की महिलाएं इनसे जुड़कर लाभान्वित होकर आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चंदा देवी जी, आपकी पढ़ाई क्या हुई है? सर इंटर पास। तो आप इतना बढ़िया भाषण करती हैं। जी सर। तो कभी चुनाव लड़ी हो क्या? नहीं सर। तो लड़ोगी? नहीं सर, ये सर आपसे हम इंस्पायर होते हैं सर। आप जो प्रयास करते हैं सर, हम उनसे अपना कदम मिलाकर चलते हैं। इस वजह से जो हम आज हासिल कर पाए हैं सर, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके सामने उपस्थित हैं सर, और आपके सामने 2 बातें बोल रहे हैं सर। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। अरे सब महिलाएं तालियां बजाएगी। अच्छा चंदा देवी जी, बच्चे क्या पढ़ते हैं? सर अभी मेरी बिटिया कक्षा 7वीं में है सर, और हमारा बेटा अभी कक्षा 3 में है सर। क्या सोचा है, बच्चों को क्या पढ़ाओगी? सर अगर हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी रही तो हम उनको बहुत अच्छे से अच्छे कॉलेज में डालना चाहते हैं और उनकी पढ़ाई पूरी करवाना चाहते हैं। और अभी अच्छा पढ़ते हैं कि ऐसे ही? नहीं सर, पढ़ते हैं सर। वरना माँ सखी मंडल चलाती है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम कर रही है, वो बैंक सखी बन गई है। सब कुछ देखते हुए करते हैं सर। अपने बच्चों का भी ध्यान रखते हैं, अपने परिवार का भी ध्यान रखते हैं सर, अपनी मम्मी जी का भी साथ रखते हैं, ध्यान रखते हैं, और साथ साथ अपनी सर गांव की महिलाओं का भी ध्यान रखते हुए हमारा जो कर्तव्य है हम उसको पूरा करते हैं सर। अच्छा, आप लखपति दीदी बन गई? जी सर। अब मेरा सपना है, जी सर, और मैं यहाँ जो बहनें बैठी हैं उनको भी बताना चाहता हूँ। जी सर। मेरा संकल्प है कि मैं देश में, गांवों में, जी सर, आप जैसे परिवार की जो माताएं बहनें हैं, इस देश में 2 करोड़ माताओं बहनों को मुझे लखपति बनाना है। तो आपकी बात जब सुनेंगे ना, तो लोगों को विश्वास हो जाएगा कि हाँ, लखपति दीदी बन सकते हैं। सर ये कहने की बात नहीं है, हम लोग बोल नहीं पाते हैं। हमारी तरह बहुत सारी दीदियां हैं सर जो समूह के माध्यम से जुड़कर आत्मनिर्भर बनी है और लखपति दीदी बनी है सर। यहाँ बोलने को हर किसी को मौका नहीं मिलता सर, ये हमारा कितनी बहनें हैं जो लखपति दीदी बनी होगी यहाँ? सर हमारे गांव में कम से कम हर समूह से 2-4 महिलाएं तो बनी गई हैं। 2-3 महिलाएं बन गई? जी सर। अच्छा, आपके समूह को मैं एक काम बताता हूँ, कर सकते हैं क्या? बताइए सर, प्रयास करेंगे पूरी तरह। देखिए, हमारे देश में जी सर आजकल शादी ब्याह होते हैं। जी सर। तो वो खड़े खड़े खाने का रिवाज शुरू हो गया अब। जी सर। तो लोगों को लगता है कि दोबारा मिलेगा ना, इसलिए थाली भर देते हैं। जी सर। और फिर आधा छोड़ देते हैं, तो खाना बर्बाद हो जाता है। सर। किसी के घर में जन्मदिन है तो भी खाना बर्बाद हो जाता है। अगर आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें, उनको परोसना कैसे, उसकी ट्रेनिंग हो जाए, जी सर, उनके अच्छे कपड़े हो जाएं, फिर वो हाथ में मोजे वोजे पहन करके, दस्तक पहन करके परोसने के लिए जाएं ऐसे लोगों में, जी सर, तो खाना तो बचेगा ही बचेगा। जी सर। जो लोग आते हैं उनको भी अच्छी सर्विस मिल जाएगी। जी सर। आपकी बहनों को कमाई हो जाएगी। जी सर। और जब भोजन समारोह में जाते हैं तो घर जाते समय वो भी कहेंगे नहीं नहीं भाई, आप भी बच्चों के लिए थोड़ा ले जाइए।